बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द क्रोमोसोम्स। और सबसे पहली बात बच्चों ये है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने सीरीज जो स्टार्ट की थी डीएनए और उससे क्रोमोसोम तक जाने वाली, ये आपने पिछले लेक्चर्स लिए होंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो न्यू है इस चैनल पे, उससे ये रिक्वेस्ट है कि वो पीछे वाले पहले लेक्चर्स ले, उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि बेसिकली ये हम स्टोरी की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अगर पीछे से स्टोरी पता होगी तो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज आपको चीजों का पता नहीं चलेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास डीएनए क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसके अंदर यहां पे था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फास्फेट की वजह से। और हमने देखा था कि इस फास्फेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और स्ट्रॉन्ग पैकिंग करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन्स थे जिनको हमने कहा था हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या थे जी, हिस्टोन प्रोटीन, जिनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन और ये नेगेटिव चार्ज बच्चों जो है वो डीएनए, ये आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप करते हैं। ये देखें ऐसे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। और इसी तरह मजीद यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन और साथ में डीएनए। और इस तरह बच्चों ये धागे बन गए थे, इनको हमने कहा था इट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। सो इट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। अब ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन है। और अगर मैं इसको सिंपली ड्रा करूं तो मैं कुछ इस तरह से ड्रा करूंगा कि ये जो डीएनए है, दरमियान में कहीं कहीं पे क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक है। तो यहां तक तो हमने क्या देखा था कि डीएनए से क्रोमेटिन कैसे बना और वो किस चीजों से बना है, वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना है। मतलब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये दो चीजों से बना है, एक हिस्टोन प्रोटीन है और साथ में इसके अंदर क्या है, वो है डीएनए। अब बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने देखा था कि जब एक सेल ने डिवाइड करना है तो डीएनए को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसकी इक्वली डिवीजन होनी चाहिए। और इक्वली डिवीजन करवाने के लिए ये जो धागे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो सेल है, ये सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ये धागे पड़े हुए हैं डीएनए के, ठीक है। मतलब ये क्रोमेटिन मटेरियल के धागे पड़े हैं। अगर इसने दो सेल्स में टूटना है तो बच्चों इसको तो चाहिए कि वो अपना इक्वल इक्वल डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करे, इक्वल इक्वल डीएनए तकसीम करे। तो ऐसा जो है वो डीएनए डीएनए को जो इक्वली तकसीम करना मुश्किल था। तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर किस में चला जाता है, क्रोमोसोम में। ले जी, किस में चला जाता है बेटा, क्रोमोसोम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि क्रोमोसोम किस जगह पे आ रहा है, क्रोमोसोम कहां पे है। जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है तो क्या बनाते हैं, वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और हाँ, ये कब होगा, जब सेल ने डिवाइड करना है। तो सेल के डिवीजन से पहले पहले क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल ही है। बट जैसे ही सेल ने डिवाइड करना है तो वो हम चाहते हैं कि डीएनए जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जो डीएनए की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आइए जरा देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल बच्चों याद रखो, सेल के अंदर चीजें जो है आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। तो अगर आपने उनको देखना है तो आपको क्या करनी पड़ता है, उनको कलर देना पड़ता है। और कलर देने को हम कहते हैं डाइंग। तो इसका मतलब आपने सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखने के लिए डिफरेंट तरह की डाई यूज करते हैं। जो डाई है वो बेसिकली उस कलर को प्रोमिनेंट बना देती है, उस चीज को प्रोमिनेंट बना देती है। मैं आपसे कहता हूं कि हम देखना चाहते हैं क्रोमोसोम को, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जिसने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा, तो उसने कैसे देखा। आप कहेंगे सर जाहिर सी बात डाइंग से, क्योंकि हम उसको कलर देंगे, कलर करने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम भी कोई है। अब डाई जो है, याद रखना डाई तो तभी होगी, मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल किसी चीज पे आपने कलर करना है, और अगर कलर करना है तो वो तभी हो सकता है कलर अगर वो कलर उस चीज के साथ चिपट जाए। आप दरवाजे के ऊपर कलर करना चाहते हो तो अगर दरवाजे के साथ चिपटेगा ही नहीं कलर, तो इसका मतलब क्या है कि फिर बेटे वो आप कलर नहीं कर सकते, आप उसको डाइंग नहीं कर सकते। सेम एज इट, आपने क्रोमोसोम को कलर करना था, कलर करके देखना था। तो हमें पता चला जी अब हम कौन सी डाई इस्तेमाल करें। अब जो डाई इस्तेमाल कर रही है आपने, तो आप देखेंगे सर क्रोमोसोम तो बना है डीएनए का, और डीएनए क्या है, उसके अंदर फास्फोरिक एसिड है। इसका मतलब डीएनए क्या है, एसिडिक। डीएनए एसिडिक है तो क्रोमोसोम भी एसिडिक है। अब चूंकि क्रोमोसोम एसिडिक है तो हम कौन सा डाई इस्तेमाल करेंगे, हम यूज करेंगे बेसिक डाई। एसिडिक के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और बेसिक डाई के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बाइंड करेंगे, इट्स मीन दैट डाई बाइंड्स विद द डीएनए।
और डीएनए किसके अंदर है? क्रोमोसोम के साथ। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो बेसिक डाई है वो क्रोमोसोम के साथ चिपट जाती है। जैसे ही बेसिक डाई क्रोमोसोम के साथ लिपटती है तो हम कहते हैं कि अब हमें क्रोमोसोम विजिबल है। तो याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर करवाने लगा हूं कि क्रोमोसोम आपको कब नजर आएंगे? ड्यूरिंग द जो है वो माइटोसिस या मियोसिस, मीन सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के दौरान आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। और क्रोमोसोम्स को देखने के लिए आप कौन सी डाई इस्तेमाल करते हो? आप बेसिक डाई इस्तेमाल करते हो। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि डीएनए बेसिकली एसिडिक है। जब डीएनए एसिडिक है तो हम बेसिक डाई ही यूज करेंगे ताकि वो उसके साथ बॉन्डिंग बनाए और बॉन्डिंग के रिजल्ट में हम कोई चीज नजर आए। तो देखते हैं जी, विजिबिलिटी। हमने देखा कि विजिबिलिटी में सबसे पहली बात यह कि इट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ताकि क्रोमोसोम को डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और इसको देखने के लिए हम डाई कौन सी इस्तेमाल करते हैं? बेसिक डाई। अब मैं आपसे पूछता हूं क्रोमोसोम क्या है? तो आपने कहना सर क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस हुआ तो उसने क्या बनाया? क्रोमोसोम, which is only visible during the cell division and can also seen with the help of the basic dye। ये किसकी हेल्प से देखा जा सकता है? बेसिक डाई की हेल्प से। तो ये हमें देख पता चल गया जी क्रोमोसोम है क्या। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि बेसिकली इसके अंदर है कौन कौन सी चीजें। तो बच्चों हमें पता चलता है क्रोमोसोम जाहिर सी बात है क्रोमैटिन से बना है। और क्रोमैटिन किससे बना है? डीएनए और प्रोटीन से। तो सिंपली इसकी दो ही चीजें हैं, वो क्या है जी? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन्स। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि डीएनए के ऊपर ही क्या होते हैं? जीन्स। फॉर एग्जांपल ये जो डीएनए है इसमें कुछ इस तरह की तरतीब है जी, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, थायामीन, एडेनिन, गवानीन और साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, इसी तरह थायामीन और एडेनिन। ये कुछ अरेंजमेंट है। अब जानते हैं कि इसके दरमियान में क्या बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये सारा लॉजिकली हमने एक्सप्लेन किया पहले ही। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और जो थायामीन और एडेनिन उनके दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब इसमें बताने वाली बात यह है कि यहां से मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल ये वाली आपने सर ये कोई एक तरतीब है, ये वाली कोई और तरतीब है। जैसे इसमें क्या है? GACT, तो इधर क्या है? GTT। इसी तरह इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द जीन। मतलब जीन हुआ क्या? अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, इट इज कॉल्ड द जीन। और बच्चों याद रखो हर कैरेक्टर के लिए जीन अलग होता है। मैं आपसे कहता हूं किसी का कलर व्हाइट है, आप कहेंगे सर उसका जीन बेसिकली उस तरह का है। और वो अब जीन क्यों ऐसा कर रहा है? मैं आपसे कहता हूं जी आपका कलर व्हाइट है, आपके अंदर व्हाइट वाला प्रोटीन है। आप ज़हीन हो, आपके अंदर जहानत वाला प्रोटीन है। और प्रोटीन कैसे बन रहा है? वो तो मैसेंजर आरएनए से बन रहा है। और मैसेंजर आरएनए कहां से आ रहा है? वो तो डीएनए से आ रहा है। अरे पूरा का पूरा डीएनए नहीं, बल्कि उसके अंदर स्पेसिफिक जीन्स हैं। ये जीन फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आपके कलर व्हाइट करने वाला है, कलर वाला जीन। अगर आपके व्हाइट कलर वाला जीन है तो इसने जब ये डीएनए का पोर्शन है, इसने क्या बनाना है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए आगे से क्या बनाता है? प्रोटीन्स। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन्स है फिर आपको कलर व्हाइट कर देंगे। किसी की फॉर एग्जांपल ये वाला जीन जो है, ये वाला हाइट वाला है, हाइट। किसी की टॉल हाइट है तो हाइट अगर है तो बेसिकली ये क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए बाद में क्या बनाएगा? प्रोटीन्स। सो आई कैन से कि अगर सारा काम प्रोटीन कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रोटीन कहां से आ रहे हैं? बेसिकली वो तो सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अंदर स्टोर है। और मैसेंजर आरएनए कहां से बन रहा है? वो तो जीन से बन रहा है। तो इसका मतलब जिस तरह का जीन्स होता है वैसी की वैसी कैरेक्टर्स होती हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करने वाली है कि क्रोमोसोम किस चीज से बना है? डीएनए से और प्रोटीन से। और डीएनए के ऊपर क्या है? जीन। सो आई कैन से दैट कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होंगे? जीन्स होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली डीएनए के ऊपर जीन्स है तो क्रोमोसोम उन्हीं दो चीजों से ही तो बना है, डीएनए और जो है ना वो प्रोटीन से। तो बेटा इसी तरह कैरेक्टर्स आपकी वालदेन से बच्चों में जाती हैं। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपकी मदर का एक सेल जिसको हम कहते हैं एग, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स है और उसके अंदर भी जीन्स है। आपके फादर का सेल, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं स्पर्म, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स और उसके अंदर भी जीन्स हैं। तो जब वो दोनों जीन्स मिलते हैं तो जो कैरेक्टर्स आपके वालिदैन वाली वही आपके अंदर चली जाएंगे। तो यहां से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि वो ये है कि इसकी कंपोजिशन में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि डीएनए और प्रोटीन से बना है क्रोमोसोम। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए
कि भाई अगर डीएनए क्रोमोसोम से बना है तो डीएनए के ऊपर जीन्स है और जीन सारी की सारी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जीन पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं कहूंगा क्रोमोसोम पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जी। जरा सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि जी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से नजर आता है, ये कुछ स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। इसमें ये वाले ये दोनों पोर्शन, इनको हम कहते हैं आर्म्स। ये भी आर्म है और ये भी आर्म, ये दोनों आर्म्स एक जगह पे अटैच है। ये सेंटर में जो जगह है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। लिख लें आप, सेंट्रोमेयर। तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम के पार्ट्स में क्या होगा, दो आर्म्स हैं जो किस जगह पे अटैच हैं, सेंट्रोमेयर के ऊपर। अब सेंट्रोमेयर को अगर आप देखें डिटेल में तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर भी एक रीजन है, ये वाला स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है ये वाला। अगर आपको विजिबल हो तो मैंने क्या बताया है कि दो आर्म्स वो सेंट्रोमेयर जगह पे अटैच हो रहे हैं और सेंट्रोमेयर के ऊपर भी एक प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो याद रखना एक क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमेयर होता है, उसके दो आर्म्स जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच हो रहे हैं और उस सेंट्रोमेयर के ऊपर भी क्या है, काइनेटोकोर है। अब याद रखना ये जो काइनेटोकोर या सेंट्रोमेयर वो जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स में अटैच होना होता है। मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल एक सेल ने डिवाइड करना है ना, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, ये यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स। यहाँ पे होते हैं सेंट्रियोल्स और सेंट्रियोल से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वो बेसिकली किस जगह पे अटैच हो रहे हैं, वो सेंट्रोमेयर पे। और अगर आप मोस्ट प्रोमिनेंटली कहना चाहते हैं तो आपको बताना चाहिए कि वो कहां पे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर के ऊपर। तो देख लें जी इसकी हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा कि इसके आर्म्स हैं और वो दोनों आर्म्स किस जगह पे अटैच हैं, वो सेंट्रोमेयर के ऊपर। और सेंट्रोमेयर के ऊपर एक रीजन है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर के ऊपर क्या है, वो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे। अच्छा याद रखो बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम जो है ना वो ज्यादा डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो बच्चे अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितनी फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये हमारे बच्चों को बेसिकली क्लियर ही नहीं होती। मैं आपसे कहूं कि ये क्रोमोसोम है या ये क्रोमोसोम है, कुछ बच्चे कहेंगे ये क्रोमोसोम है, कुछ बच्चे कहेंगे ये वाला क्रोमोसोम है। तो अब मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जांपल आपसे कहता है डिप्लॉइड सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। हर एक बच्चा कहेगा जी ये डिप्लॉइड 2n होता है और हैप्लॉइड 1n होता है, और उनके जहन में चल क्या रहा होता है कि हैप्लॉइड जो है, डिप्लॉइड उसके अंदर क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे ऐसे, और हैप्लॉइड के अंदर क्रोमोसोम होंगे कुछ इस तरह से। तो ये बेटा वो टोटली गलत मिसकंसेप्शंस हैं जो हमने जो है ना वो अपने जहन में बैठाई हुई है, क्योंकि हमें सही तरह से पता ही नहीं चला। आइए देखते हैं असल में रिलेशन क्या है। किस सेल को हम डिप्लॉइड कहते हैं, किस सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड है। और दूसरी बात यह है कि क्रोमोसोम को किस तरह से लिखा जाता है, क्या ये क्रोमोसोम है या ये वाला क्रोमोसोम है, क्या ये वाकई हैप्लॉइड है या क्या ये वाकई डिप्लॉइड है, मतलब ये क्या डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, क्या इस तरह से है, ऐसा नहीं है बच्चों। आइए जरा देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले ना आप देखें, मैं आपसे कहता हूं जी एक डिप्लॉइड सेल है आपके पास, डिप्लॉइड, और आपके पास एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल। अच्छा ये जो डिप्लॉइड सेल है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रा करता हूं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या है, 2n, ये तो बात ठीक है यहां तक। बच्चों याद रखना n का मतलब क्या होता है कि टाइप ऑफ पेरेंट्स, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, किसी एक पेरेंट की का एक सेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि फादर के अगर एक सेल है ना डिप्लॉइड, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, कितने हैं, 46। 46 इंसानों की बात की जाए तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। और याद रखो अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 में 23 मदर के हैं, 23 फादर के हैं। तो इसका मतलब मदर का एक सेट, फादर का दूसरा सेट। तो 2n का मतलब क्या है कि दोनों सेट, जब दोनों सेट होंगे तो मैं कहूंगा कि फादर के, फॉर एग्जाम्पल ये फादर के और ये क्या है जी, ये मदर के।
23 फादर के हैं और 23 ही मदर के हैं। तो ये 23 फादर का एक सेट होगा और 23 मदर के जो है उनका एक सेट होगा। तो ये सेल क्या होगा? डिप्लॉइड। तो याद रखो, जब हमने बात की कि ये वाला क्रोमोसोम डिप्लॉइड है, तो ये क्रोमोसोम की बेस पे आप कभी भी डिप्लॉइड या हैप्लॉइड का नहीं बता सकते हो। ये देख के फौरन नहीं कह देना कि ये डिप्लॉइड है। ये देखो, आपको क्रोमोसोम तो नजर आ रहे हैं अलग-अलग। तो बेसिकली 2n डिप्लॉइड का मतलब ये है कि क्रोमोसोम जो है वो दोनों पेरेंट्स के हैं, फादर के भी हैं और मदर के भी हैं। लेकिन अगर हैप्लॉइड सेल देखा जाए तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही सेट है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है वो मदर का है, तो सिर्फ एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, दो सेट नहीं है। तो पहली बात हमें ये पता चल गई है कि भाई कभी भी क्रोमोसोम को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सेल के अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम ये वाला है या ये वाला है। अगर ये हम तो इस तरह का भी क्रोमोसोम देखते हैं, हम इस तरह का भी क्रोमोसोम देखते हैं। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ये 46 वाला क्रोमोसोम है। अगर ये चाहता है माइटोसिस करना, और माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल सेम रहता है, तो इसका मतलब इससे क्या बनेंगे? 46 वाले क्रोमोसोम। मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 50 रुपए हैं, मैंने दो बच्चों को मजीद 50 देने हैं। आप कहेंगे सर आप 25 दे सकते हैं, 50 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 50 है ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अपने 50 को डबल करूंगा। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो फिर उसको मैं 50 में डिवाइड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर ये सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर के हैं, 23 फादर के हैं, अगर अगर याद रखो वो जो है ना वो डिवाइड होके मजीद दो सेल्स बनाना चाहते हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम्स हो, इस अमल को हम कहते हैं माइटोसिस। तो फिर इसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट। और याद रखो, ये हम जानते हैं कि सेल की डिवीजन से पहले इंटरफेज आता है, और इस एस इंटरफेज के अंदर एक फेज है जिसको हम कहते हैं एस फेज। और ये जो एस फेज है ना, उसमें ये क्या करता है? ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करेगा और ये वाला भी अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं ये 23 वाला क्रोमोसोम है, इसने मजीद सेल जो है ना वो बनाना है और वो उसके अंदर भी 23 हो, तो ये क्या करेगा? अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। उसने दो सेल्स बनाने जिनके अंदर क्या है 23 हो, तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, और तो ही पॉसिबल है। तो याद रखो, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। ये क्या है? बिफोर द रेप्लिकेशन, ये है आफ्टर द रेप्लिकेशन। ठीक है न, इस बेस पे आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप फर्क नहीं कर सकते हो। हाँ, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कब होंगे? जब वो याद रखो 23 फादर के हैं, 23 मदर के इंसानों की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो डिप्लॉइड है। और अगर एक ही है तो वो क्या है? वो हैप्लॉइड है। तो हमें बहुत एक मिसकंसेप्शन क्लियर हुई है। और हाँ, याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि कोई एक क्रोमोसोम तब होता है जब अगर उसमें सेंट्रोमेयर एक हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक सेंट्रोमेयर है ना, तो एक ही क्रोमोसोम है। ये वाला भी एक ही क्रोमोसोम है इसके अंदर, क्योंकि एक ही सेंट्रोमेयर है। ये देखो, एक ही सेंट्रोमेयर इसके अंदर, एक ही सेंट्रोमेयर इसके अंदर, तो इसका मतलब ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। और इस बेस पे आपने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को डिस्टिंग्विश नहीं करना। काइंडली, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हम 9th में सेल साइकिल छोड़ते हैं, वो फर्स्ट ईयर में जो है ना वो सेकंड ईयर में आ जाता है, तो सेकंड ईयर में छोड़ते हैं तो वो हायर क्लासेस में आ जाता है। तो आज याद रखो, हम इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे ना सेल साइकिल, तो उसको कॉन्सेप्ट की वजह से करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि कभी भी इसको डिप्लॉइड और इसको हैप्लॉइड नहीं कहना। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड किस बेस पे कहना है कि उसके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। क्या वो दोनों सेट्स हैं, मतलब मदर और फादर दोनों के हैं? क्या वो एक सेट है? तो वो सेट्स की बेस पे आपने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बेस पे कैटेगराइजेशन करनी है। और दूसरी बात ये है कि भाई वो ये क्रोमोसोम है, याद रखना, जितने सेंट्रोमेयर होते हैं उतने क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसमें एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम, इसमें इन दोनों में भी एक ही सेंट्रोमेयर है, एक क्रोमोसोम। हाँ, ये क्या है कि ये अब डिवीजन अभी हुई है ताजा ताजा, और सेल इस तरह का है। लेकिन अगर इसने मजीद डिप्लॉइड जो है ना वो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए फिर इसको अपने आप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये हमने देख ली कि क्रोमोसोम दो फॉर्म में पाए जाते हैं, वन इन द फॉर्म ऑफ द जो है ना वो 2n डिप्लॉइड फॉर्म में, और डिप्लॉइड फॉर्म में कब होंगे? जब दोनों ही सेट्स हैं, फादर के भी और मदर के भी। और 1n जब कोई एक पेरेंट के क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अच्छा, और फिर मजीद ये बात हमने देखी कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर, हाँ, अब सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरी पूरी बॉडी के सेल्स देखे जाए ना, तो वो सोमैटिक सेल्स है। लेकिन अगर मेरे स्पर्म्स देखे जाएं तो वो क्या होंगे? वो जो है वो सेक्स सेल्स। और उनमें क्या आते हैं? एग्स और स्पर्म्स। और स्पर्म्स मेरे अंदर है, फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर क्या है? वो एग्स हैं। तो एग्स क्या हो या स्पर्म्स हो, वो क्या होंगे? हैप्लॉइड। और जो है वो
सोमैटिक सेल्स देखे जाएं पूरी बॉडी के, वो क्या होंगे, हैप्लॉइड। फॉर एग्जांपल यहाँ सेल निकाला जाए तो ये डिप्लॉइड है, यहाँ से निकाला जाए तो डिप्लॉइड है। लेकिन अगर स्पर्म्स देखे जाएं तो वो क्या है, वो हैप्लॉइड है। अब इसका फायदा क्या है, आपसे कहा जाए कि भाई जब भी सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है, लेकिन जब भी गैमीट्स बनने हैं, मतलब स्पर्म्स बनने हैं या वो एग्स बनने हैं, तो वो हैप्लॉइड हो जानी। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके फादर के क्रोमोसोम कितने थे, 46। आपकी मदर के क्रोमोसोम कितने थे, 46। अच्छा, जब आपके फादर का स्पर्म बना, उसके अंदर मियोसिस हुई और उसके रिजल्ट में रह गए 23। और आपके जो मदर है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उसके 46 थे, तो जब मियोसिस हुई तो कितने रह गए एग्स में, वो रह गए 23। अब जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों मिलने से क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट के अंदर क्या बन जाएंगे फिर 46। तो इसका मतलब अगर मियोसिस ना होती, यहाँ पे स्पर्म्स बनते वक्त या एग्स बनते वक्त, तो यहाँ पर भी 46 वाला स्पर्म होना था, यहाँ पर एग भी 46 वाला होना था। जब ये मिलते तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाने थे, 92। अब आप खुद हिसाब लगाएं कितनी जनरेशन आई हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, कितनी जो है ना वो जनरेशन आई हैं, और हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल हो जाने थे। मतलब स्पर्म भी 46 वाला होता, एग भी अगर 46 वाला होता, तो एग भी और स्पर्म अगर 46 वाले होते, तो हमारे पास क्या होता कि ये जाइगोट जो नया बचा था उसमें 92 होते, और अब वो जब बच्चे पैदा करते तो उनमें डबल हो जाते क्रोमोसोम। तो बेटा याद रखो, क्रोमोसोम अगर एक भी ऊपर नीचे होता है ना, अगर 45 होते हैं या 47 होते हैं, तो इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं होता। तो क्या नॉर्मल 92 पे नॉर्मल रहता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर एक बात हो गई कि भाई क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जब मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो अपने आपको क्या करते हैं, रिडक्शन की डिवीजन से गुजारते हैं, और उसमें क्रोमोसोम की तादाद रह जाती है हाफ, या फादर वाले रह जाते हैं या फिर मदर वाले रह जाते हैं। जब क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है, तो उसके रिजल्ट में नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने पिछली जनरेशन में थे। मतलब जो नेक्स्ट आए उसमें 46 हैं, पिछले वाले में भी कितने थे, 46 ही। तो हमने देखा कि ये जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम जो है वो सेम रहने की रीजन ये है, क्योंकि जब जब एग्स और स्पर्म्स बनते हैं तो तब मियोसिस होती है, और मियोसिस के रिजल्ट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, दोबारा से फिर वो मिलके जो है ना उतने ही क्रोमोसोम बना देते हैं जितने के पिछले वाले में थे। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, वो जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बच्चा नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पीशी के अंदर सेम रहते हैं। मैं आपसे कहूं इंसान पूरे हैं वो एक स्पीशी है, तो उनमें सभी में क्रोमोसोम देखे जाएं तो एग्स में 23 और स्पर्म्स में 23, और सोमैटिक सेल में वो क्या है 46। मतलब डिप्लॉइड क्या है 46 और एप्लाइड क्या है 23। तो एक स्पीशी के अंदर कभी भी क्रोमोसोम्स की तादाद तब्दील नहीं होती। इसी तरह चिंपैंजी बंदर देखें, उसकी पूरी दुनिया के जितने भी बंदर हैं उनमें 48 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं, 48। डिप्लॉइड कितने हैं, 48। और अगर वो गैमीट्स बनाते हैं तो वो कितने रहते हैं, 24। इसी तरह हमारे पास एक जो है ना वो है, मैं आपसे कहूं कि पोटाटो के अंदर भी कितने 48 डिप्लॉइड। ओनियन के अंदर कितने हैं जी, वो है 18। उसके बाद हम देखें तो हमें नजर, सॉरी 16 है, ओनियन के अंदर कितने हैं 16। और इसी तरह बच्चे हम देखें जी गार्डन पी, मटर का पौधा, उसके अंदर है 42, सॉरी 14 14 क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब मैं ये एक बात कहूंगा कि कभी भी स्पीशी से बाहर जाओगे तो क्रोमोसोम तब्दील होंगे, लेकिन एक स्पीशी के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। सारे के सारे इंसान देखें, उनके जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम 46 हैं और हैप्लॉइड के अंदर 23 हैं। तो यहां तक था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।